तो वो पहली पुस्तक है जो 1857 को एक क्रांति घोषित कर देती है, एक क्रांति घोषित कर रही है। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी सर। तो आपको, और दूसरी बात आप देखेंगे हमारे आपका 9th to 12th का जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें हम 10th की बातचीत अगर करते हैं तो लास्ट में साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें क्रांतिकारियों का जो रोल है, खासकर कि महाराष्ट्र के क्रांतिकारी हैं, उनका रोल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बताया गया है। उसमें हाँ जी वीडी सर। सावरकर जी हैं, या फिर आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं, या फिर चापेकर बंधु हैं, या फिर आपका गणेश राष्ट्रवाद में अगर हम जाएंगे तो अरविंद हैं। तो ये थोड़ा सा इनका रोल बहुत बड़ा करके दिखाया गया, जबकि 1919 से 1919 से लेके और 42 तक का जो दौर है उसको एक पेज में समेट दिया गया है, मतलब बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया गया उसको, जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज था लड़ाई का, परंतु उसको बहुत कम एरिया में समेट करके साइड में कर दिया गया है। तो आपका भी ध्यान वही रहना चाहिए कि आपका राष्ट्रवाद, सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चापेकर बंधु, तिलक, तो उस चीज को थोड़ा सा टारगेट आप करिएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। सर मेरा तो एक हाँ हाँ बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, तो जी बताइए। वो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स में आप फिर एग्जांपल दे सकते हैं कि 1857 का जो हाँ हाँ, क्रांति थी, तो उसके प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स क्या रहे? प्रोग्रेसिव एलिमेंट क्या रहे, बिल्कुल सही बात है। देखिए प्रोग्रेसिव एलिमेंट, पहली बात तो 1857 का जो इतिहास है वो पूरा का पूरा लिखा गया है आपका साम्राज्यवादी और वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा, पहली बात। दूसरा, इसका अधिकतर इतिहास जला दिया गया है। जो 1857 का इतिहास था अधिकतर अंग्रेजों ने जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि इसलिए जला दिया कि भी अंग्रेज जो है यहाँ पर लगभग एक अपनी हार थी उनकी, तो उस हार को छुपाने के लिए किस, और दूसरी बात ये थी कि जो उन्होंने जुल्म किए थे भारतीय जनता के ऊपर, अत्याचार किए थे 1857 में, जो ये कहते थे कि हम आपका भला करने आए हैं, तो उनकी जो पोल खोली गई थी भारतीय लोगों द्वारा विद्रोह करके कि ये भला करने नहीं, ये हमें लूटने आए हैं, तो उस लूट के खिलाफ जो एक बड़ा विद्रोह हुआ था, तो उसको लेकर के वो आपका इतिहास जला दिया गया। पहला तो पॉइंट आपके पास है कि भी इतिहास जला दिया गया, परंतु फिर भी पहला प्रोग्रेसिव एलिमेंट क्या है? पहला, पूरा भारत एक हुआ, पूरे भारत का एकीकरण हुआ, और एकीकरण के साथ साथ में आप देखिएगा कि जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने अपना एक आपका नेतृत्व दिया है, उन्होंने एक अपना नेता मान लिया है। दूसरी बात, पब्लिक, पब्लिक जो है आपका शोषण के खिलाफ खड़ी हो गई है, और वो एक ऐसी व्यवस्था चाहती है जो उनकी अपनी हो, जो स्वदेशी हो। तो स्वदेशी की बात हमें एक पहला प्रोग्रेसिव एलिमेंट, स्वराज की बात दूसरा प्रोग्रेसिव एलिमेंट, बहिष्कार की बात तीसरा प्रोग्रेसिव एलिमेंट, क्रांति जो है पूरे भारत में फैली चौथा प्रोग्रेसिव एलिमेंट, फिर स्वतंत्रता की बातचीत की, पहली बार स्वतंत्रता की मांग हम कर रहे हैं, एक आपका प्रोग्रेसिव एलिमेंट। उसमें एक उदाहरण दीजिएगा कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं वो स्वदेशी का स्थान कभी नहीं ले सकता, और यहाँ तो सबसे बुरा शासन था, तो उस बुरे शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक स्वदेशी शासन जो सदा से ही अच्छा रहा है, हमेशा से ही अच्छा रहा है, भारतीय परंपराओं को एस्टेब्लिश करने के लिए, भारतीय संस्कृति का उत्थान के लिए, ये आपका क्रांति हुई थी, इसमें ये प्रोग्रेसिव एलिमेंट हमें नजर आते हैं। ठीक है जी सर, तो हमें वहाँ पे इसको क्रांति प्रूफ करना पड़ेगा उनके सामने। क्रांति प्रूव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी जो है आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वहां जाकर के रुक जाती है, और वहां पर वीडी सावरकर इनके आइडियोलॉजिकल पुरुष हैं, इनके आइडियोलॉजिकल पुरुष जो है सावरकर जी हैं, तो सावरकर जी को तो हमें हर हाल में सही दिखाना पड़ेगा। अगर आप वहां नेगेटिव दिखा करके आए तो फिर आप उनके फ्रेम में सेट नहीं हो रहे हो, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है ज्योति जी, रीना जी, सारे लोग ओके सर। समझ में आ रही मेरी बात? दूसरा, आप लोगों को एंशिएंट पे फोकस रखिएगा, मेडिवल को बहुत हाईलाइट मत कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, मैं आपसे पूछूं कि मुगल काल में गोल्डन पीरियड कहा गया है, शाहजहां के शासन को गोल्डन पीरियड कहा गया है, तो क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? सर कौन बताना इसके दो पहलू हैं। जैसे हम उनकी जो है वास्तुकला को देखते हैं तो गोल्डन पीरियड है,
लेकिन हाँ हम हाँ एक तरफ ये देखते हैं कि मतलब सफेद संगमरमर की चकाचौंध में है ना, उन्होंने मतलब कि जो ग्रामीण जनता थी उनका बहुत शोषण किया। मतलब उन्होंने संगमरमर के थ्रू उसको ढक दिया, ओके। तो उसको इतना गोल्डन पीरियड नहीं माना जाता। सिर्फ एक वास्तुकला को देखकर हम नहीं मान सकते। वास्तुकला में भी एक्चुअल में क्या है कि गोल्डन पीरियड तब होता है कि जब वो बहुसंख्यक का रिप्रेजेंटेशन हो। बात ये है कि जब आप बहुसंख्यक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पहली बात तो शासक आप कहाँ के हो, भारत के हो, बहुसंख्यक को आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे हो। हमेशा आपको बताना क्या है, और उस बात पर नहीं जाएंगे हम कि वो था या नहीं था। ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको उसी तरह से प्रिपेयर कर रहा हूं कि इंटरव्यू में ज्यादा नंबर कैसे आएंगे। मान लीजिए यस आपकी सर। आइडियोलॉजी वहां सेट हो ना हो, और मेरे साथ भी सेट होना हो, मैं भी आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, बट मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि वहां नंबर ज्यादा कैसे मिले आपको। वहां आपको इतिहास का एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको लेकर के बीजेपी शुरू से चलती रही है। आप कहीं भी उठा के देखिएगा कि वो पूरे के पूरे इतिहास पे लड़ी है सारा, और खास करके मध्यकालीन इतिहास पर। और मध्यकालीन ये इतिहास को उन्होंने बड़े आराम से चैप्टर से निकाला भी हमारे सिलेबस से। अकबर को यानी कि मुगल काल को निकाला तक जा रहा है, निकाल भी दिया मुगल काल को। और यस वो सर। उसको आपका एक पीरियड मानते हैं, अंधकार काल। आपको बोलना है कि नहीं नहीं, वो कोई गोल्डन पीरियड नहीं था, वो सर तो मैं बल्कि बताऊं एक एक सॉरी। एक एक मिनट मैडम, सर मैं एक मिनट। आप लोगों ने जिसने क्वेश्चन पूछना है ना वो माइक ऑन करें, बाकी ऑफ रखो, फिर डिस्टरबेंस होने लग रही है। तो ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, आपको जो बताना है। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? आ यस रही सर। यस सर। उसमें आपको बताना कि ये अंधकार का काल है, मतलब ऐसा कोई गोल्डन पीरियड नहीं है। मतलब वो पहली बात तो बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व नहीं है, और ये बात है भी वास्तविक। वो बहुसंख्यक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। 1526 में बाबर आया है, तो अब वो पहली बार भारत में आया है, ऐसा तो नहीं है कि वो पहले से यहाँ रह रहा है। तो सर उसको मैं देव इसका अडोप्ट, हाँ मेडिवल की बात हम कर रहे हैं। तो पहली बात तो वो उसको एक्सेप्ट इतना जल्दी कैसे कर लें। हमारे गांव में कोई बिहार का आदमी आ जाए, कोई दूसरे स्टेट का आदमी आ जाए, तो वो हमारी संस्कृति में एडजस्ट हो जाएगा जल्दी से? आप बताइए। नहीं नहीं सर। होगा ना। आप कहीं बाहर नहीं। जाके बिहार में उनके कल्चर को आप अडॉप्ट कर लेंगे, आप खा लेंगे वहां का लिट्टी चोखा? जल्दी तो नहीं अडॉप्ट नहीं कर सर। पाएंगे ना। 3-4 पीढ़ियां नहीं। लगेंगी आपको बिहार का जैसा होने में, या उनके 4-5 पीढ़ियां लगेंगी बिहार वाले लोगों को हरियाणा जैसा होने में। पर फिर भी नेचुरल तो नहीं हो पाएगा ना। हम बिहार के हो पाएंगे नेचुरल, ना वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा। जबकि ये तो हमारा देश है। जब इस देश में इतना कुछ हो सकता, तो वो बाहर के लोग आकर के कैसे इतना जल्दी हम उसको एक्सेप्ट कर लें। तो बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व तो नहीं था, वो अंधकार काल था, आपको बताना है। और वो गोल्डन पीरियड नहीं था। रही बात वास्तुकला की, भी वास्तुकला में भी गोल्डन पीरियड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वर्ग विशेष को टारगेट करके वो इमारतें बनाई गई हैं। अगर एक आध जगह हमें ये नजर आता है कि वो उन्होंने समन्वय दिखाया है, तो एक आध इमारत में तो वो आपका हमारे ही तो आपका जो शिल्पकार थे वो हमारे देश के थे। तो वो तो थोड़ा बहुत झलक आनी निश्चिंत है, वो थोड़ी बहुत झलक आएगी। क्योंकि अगर मैं कोई मकान बना रहा हूं अमेरिका में जाके, इंग्लैंड में जाके, तो थोड़ी बहुत झलक मैं अपने देश की दूंगा। तो बाहर के लोग हमसे कुछ भी बनवा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत झलक हमारी लोकल रहेगी। तो ये जो झलक है, ये तो एक आपका थोड़ी सी कह सकते हैं कि भाई आपका जस्ट नॉर्मल है। ठीक है ना। कोई आपका बहुत कुछ जानबूझ करके नहीं किया गया कि भाई आपको भारत के लोग हैं, इनको हम टारगेट करें, इनके लिए हम आपका समन्वयकारी नीति लाएं। ऐसी कोई नीति नहीं थी उनकी, कोई समन्वय नहीं चाहते थे। अगर समन्वय चाहते तो ये ध्यान रखिएगा, वो जनता का मेल मिलाप करवाते। परंतु किसी शासक की ऐसी नीतियां में खुले तौर पर बड़े स्तर पर नजर नहीं आती कि भाई वो मेल मिलाप करने के लिए कोई नीति लाया हो। अब आपके सामने प्रश्न ये उठेगा, दीन इलाही क्या था? तो फिर हम ये कहेंगे, अगर दीन इलाही ऐसा था तो उसके सदस्य तो नाम मात्र के थे। यस उसके सर। सदस्य नाम मात्र के थे। और वो 18 कुछ, जी जी, कुछ समय के लिए नजर आता दीन इलाही नहीं तो हमें। सोओगे तुम। तो ना तो उनकी कोई नीति ऐसी थी कि गोल्डन पीरियड है,
ना कोई समन्वयकारी नीति थी, वो अंधकार का काल था, हम उनके गुलाम थे। और एक जो है राजा गुलाम के साथ कैसा बिहेव करता है वो वैसा ही कर रहे थे हमारे साथ। शासन प्रशासन में मुल्ला मुलवी मुफ्ती इनकी चलती थी, हिंदुओं को जो है आपका कम रिप्रेजेंटेशन था, और रिप्रेजेंटेशन था भी, अगर प्रतिनिधित्व था तो नीचे की पोस्ट पर था, उनको नीचे की पोस्ट पर था। हमेशा ही वरीयता जो दी जाती थी वो मुस्लिम को दी जाती थी। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो था औरंगजेब था। उससे पहले शाहजहां भी ऐसा ही था, उससे पहले जहांगीर भी ऐसा ही था कि जहां एक बार आपने हिंदू लड़की से शादी कर ली तो इसलिए कि हिंदू ने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली आपको मरवा दिया। ये शासक के आदेश थे, मतलब शासक इस लेवल पर था कि बिल्कुल निचले स्तर पर भी अगर प्रजा में मेल मिलाप हो रहा है तो वो शादी करने वाले को मार दे रहा है। इसका मतलब कि शासक मेल मिलाप चाहता नहीं है, वो सिर्फ अपनी सत्ता चाहता है, और मेल मिलाप था भी नहीं। जिसका उदाहरण आप अंग्रेजों के आने के बाद देख सकते हो, जिसका उदाहरण आप 1947 में देख सकते हो, और जिसका उदाहरण आप बाद के काल में भी देख सकते हो कि जहां सांप्रदायिकता की बातचीत आती है तो तुरंत एक वर्ग विशेष जो है आपका खड़ा हो जाता है जहां भी सुधार की बात आती है। तो आपको इस तरह से बताना है, इस तरह ले जाना है आपको। क्लियर है मेरी बात या नहीं हो सर रही? एक्सक्यूज मी सर। जी ज्योति जी बताइए। सर जैसे कि अभी सर ने बताया था मेवात के बारे में हम्म कि हमें मतलब मुस्लिम जो बहुलक है मतलब मुस्लिम नाम लेके हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना है। तो आपका जो और आप आंसर नेगेटिव था कहाँ है? वो मैंने नेगेटिव नहीं बताया आपको, मैंने आपको एक्चुअल चीजें बताई हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ अकबर के बारे में या औरंगजेब के बारे एक में। मिनट है। हाँ जी सर, मेरा जो क्वेश्चन था ना, ये इन्होंने मैंने पूछा था कि भाई एजुकेशन में बात में कम है, ये कहते मुस्लिम लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते। तो मैंने कहा हाँ कि हाँ सामने वाला अगर मुस्लिम मिले, आप केरल का एग्जांपल दे लीजिए। मेन हाँ सर केरल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मेन नहीं सर यहाँ वो है विकास जी मतलब एक बात और भी अभी है। भी हाँ, मिल सकता है ना नहीं वहाँ ज्योति पे। जी, नहीं ज्योति जी मैं क्लियर कर रहा हूँ। हम जिस समय की बातचीत कर रहे हैं, हम उस समय की बातचीत कर रहे हैं कि जहां मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था, मुस्लिम शासन स्थापित हुआ था वो सही ढंग से। तो एक अगर अकबर ही पहला शासक था जिसने भारत में ढंग से मुस्लिम शासन चलाया था, बाबर हुमायूं के पास तो समय था नहीं। हाँ सर बाबर उनका तो तो टाइम पीरियड युद्ध कम के था। बाबर तो युद्ध के मैदान में रह गया, 4 साल में ही मर गया। उसके बाद हुमायूं बेचारा इधर उधर भागता ही फिरता रहा, कभी एस्टेब्लिशमेंट कर नहीं पाया अपने आप को। रही बात फिर अकबर आता है 56 से लेकर के आप आगे चलते जाइएगा तो आप अकबर को देखिए कि लंबा शासन चलता है, और उस लंबे शासन में भी अकबर भी क्या कर रहा है अकबर भी शासन को बस बैलेंस कर रहा है, किसी तरह से शासन बना रहे। हाँ और सर लास्ट में जाकर के जब वो दीन इलाही लेकर के आता भी है तो वो बस सदस्य कितने उसके, मुट्ठी भर नाम मात्र के, गिन लो आप उसके। हिंदू में एक सदस्य है, बस एक मात्र हिंदू राज्य एक है, बीरबल बस। बस अकेला है। और वो भी हाँ वो है मैम, हाँ आप ये ध्यान रखिएगा, वो भी वो व्यक्ति है जो कि उसके दरबार में है, वो भी न्यूट्रल नहीं है। उसके दरबार नवरत्न में था ना। आप ये कहिए ना वो न्यूट्रल नहीं है। मतलब हाँ आपके सर घर में, आपके घर में कोई मेहमान है जो कि आप उसको रोटी देते हो, उसको खाना खिलाते हो, उसको पैसे भी देते हो, आपका नौकर मान लीजिए, क्या वो आपके खिलाफ जा सकता है? नहीं सर। नौकर खिलाफ जाएगा तो निकाल दोगे आप उसके घर, भाई भाग, यस तेरी क्या सर। जरूरत है मुझे, तू मेरे खिलाफ कर रहा है, मेरे रोटी खाता है, मेरे से पैसे लेता है और मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। एकमात्र था वो, आम पब्लिक कहां थी? तो वो भी एक दिखावा था। मतलब आप अगर ईमानदारी से देखें, लॉजिकली सोचिए, मतलब वो दिखावा था पूरी तरह से। अगर समन्वय होता तो वो ग्राउंड लेवल पर नजर आता। मतलब ग्राउंड लेवल पे कहीं नहीं है समन्वय। ग्राउंड लेवल पे केवल आपका आम जनता को, आपका आम जनता से अलग करने की नीतियां अपनाई गई। मैं नहीं कह रहा हूं ये मुस्लिम इतिहासकारों के वर्णन हैं, जो न्यूट्रल इतिहासकार हैं। ये आप इस चीज को समझिएगा। मतलब ओके तो सर। अकबर नक्शबंदी सिलसिला जो कि बहुत कट्टर है, उनका सम्मान कर रहा है, राजपूतों की आपका सिर की मीनारें तक लगा दे रहा है। युद्ध में, युद्ध के मैदान में कितनी क्रूरता है। यस सर।
तो आप उसको ये बताना है, देखिए वहां नंबर मिलेगा ऐसे ही। आप वहां अगर बहुत ज्यादा अपने आप को लिबरल साबित करने लग गए, आप हैं या नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं आपको बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहा, आप जैसे वैसे रहिए। मैं यहाँ बिल्कुल बदलने नहीं आया हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारे लोग सिलेक्ट हो जाएं, दैट्स ऑल। अगर आप यस बहुत सर। लिबरल भी हैं तो आपका एक बिल्कुल है, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, एक आपने कोटेशन सुनी होगी। तो आपके हर रोड रोम की तरफ जा रहा है। तो वहां जो राइटर हैं आपका, तो वो कहते हैं कि भाई अगर हमें थोड़ा सा ऊंचा पद मिलना है तो पल भर के लिए थोड़ा सा अपने आप को बदल भी लो, ठीक है ना। थोड़ा सा आप अपने आप को हल्का सा बदल लीजिए। अगर आप थोड़ा सा बदल लेते हैं उस दिन के लिए और आपको 9 नंबर मिल जाते हैं, फिर आप वो कीजिए जो आप हैं, फिर यस आप सर। वो कीजिए जो। और दूसरी बात, आप अगर कुछ थोड़े से कट्टर भी हैं तो आप स्कूल में जाके कट्टर रह नहीं सकते। स्कूल में आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है बच्चों को देख करके। आप वहां और सर वास्तविकता बताने जाते हो, कुछ भी गलत बताने नहीं जाते। यस सर। और सर अकबर है ना, हल्दी घाटी में लड़ने के लिए मान सिंह को भी इसीलिए भेजता है ना कि राजपूत राजपूत ही कटेंगे आपस में। हाँ ये भी बात है। वो एक, देखिए राजा के लिए मैं बता दूं आपको, राजा के लिए सिर्फ सत्ता प्रमुख होती है, व्यक्ति या उसका धर्म वो कोई प्रमुखता नहीं रखता। उसको तो सामने ये नजर आ रहा था कि सत्ता चाहिए। और दूसरा, राजपूतों के अंदर ही अगर विरोध पनप जाए तो शक्ति संतुलन अकबर की तरफ बना रहेगा, अगर राजपूतों में विरोध पनप गया तो। इसलिए वो विरोध पनपाने के लिए उसको भेज देता है कि आपस में लड़ेंगे, विरोध होगा, और विरोध में एक पक्ष क्या कहेगा कि अकबर सही है। सर इसी के जैसे साथ साथ अगर दीन हाँ, इलाही का क्वेश्चन जोड़ दे तो उसमें तो सभी धर्मों का समन्वय बताते हैं सर। समन्वय है, मैं कब कह रहा हूं, परंतु समन्वय कहना, सिद्धांत और व्यवहार दो अंतर होते हैं बेटा। सिद्धांत में समन्वय अगर आ गया, सिद्धांत में अच्छा समन्वय है, लिखा समन्वय है। अगर वो हमारी राय में पूछे तो सर हमारे इसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरा आंसर अगर आप मुझसे पूछोगे और मैं आपको अगर कहूंगा कि समन्वय केवल सिद्धांत में व्यवहार में नहीं, अगर व्यवहार में होता तो बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन करते, हाँ सर। तो उसको ग्राउंड लेवल पर आपका जो है वो प्रोग्राम चलता। हाँ जी सर। कहीं हमें जो है आपका उसके और उदाहरण मिलते। केवल तो एक जगह सर लिख दिया कि चलाया, चलाने के ऐसी बाद में ग्राउंड लेवल पर क्या धम की तरह कोई धम महामात्र नियुक्त किए दीन इलाही के लिए, जैसे धम महामात्र अशोक नियुक्त करता है, रज्जुकों की नियुक्ति कर देता अशोक। आप उदाहरण दीजिए, कंपैरिजन कीजिए, इतिहास की एक बड़ी खूबी है। आप अकबर की तुलना अशोक से कर लीजिए। यस अशोक सर। धम धम महामात्र नियुक्त करता है कि नहीं करता अशोक? हाँ जी सर यस सर। करते हैं। क्या ऐसे कोई धर्म प्रचारक अकबर नियुक्त करता है? नहीं सर। नहीं सर। रज्जुकों को आदेश देता है कि आम जनता का जो कोई कष्ट है उस कष्ट में आप जाइए, उनके सुनिए, और उनको जो भी आप रिलीफ देना चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आप रिलीफ दीजिए उनको। क्या आपका कोई ऐसा ऑर्डर अकबर का नजर आया आपको? नहीं सर, ऐसे कोई इम्प्लीमेंट तो नहीं किया। तो दूसरी बात, अब आप ये कह रहे हो कि दीन इलाही करके वो क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि मैं भी बराबर हूं भगवान के, अल्लाह अकबर पुकारने लगे हम। अल्लाह अकबर, इसका मतलब क्या हुआ? अकबर अपने आप को एक किस्म से पैगंबर घोषित कर रहा है। हाँ सर। अकबर अपने शासन में दैवीय शासन का पुट लाना चाहता है कि जैसे देवता का विरोध नहीं हो सकता ऐसे आप अकबर का विरोध नहीं कर सकते। दैवीय सिद्धांत तो पढ़ा ना प्राचीन काल में आपने, हाँ जी सर। राजतव का दैवीय सिद्धांत। आप भगवान के विरोध नहीं कर सकते, भगवान का रूप देवता है तो देवता का विरोध नहीं कर सकते, देवता खुद राजा है तो राजा का विरोध नहीं कर सकते। देवीय सिद्धांत में इस तरह इसने झरोखा दर्शन शुरू किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप देवीय इसमें ला सकते हो कि दीन इलाही तो एक किस्म से अपने आप को पैगंबर घोषित करने की एक चाल थी। शासन की जो स्वीकृति हर कोई करे, ये वास्तविकता भी है। इतिहास की खासियत मैं बार बार बता रहा हूं कि आप उसकी व्याख्या कहीं ले जाइए, आप गलत नहीं है अगर आप उसमें तर्क दे रहे हैं तो वो तो अपने आप को देवता घोषित करना चाहता है। कल्याण उसका उद्देश्य नहीं था, सर कल्याण अगर उसका वो उद्देश्य नहीं था। अगर कल्याण उद्देश्य होता
तो वो अशोक की तरह कुएं खुदवाता, अस्पताल खुलवाता, अपने कोई न कोई इतिहास में ऐसा लिखता कि मैंने ये कल्याणकारी कार्य किए हैं। कहीं किया हो तो बताओ। दूसरी बात, आप एक और ले आइए। अब अगर आप ये कह रहे हो कि वो ऐसा समन्वयकारी था, तो अशोक